हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासरूम आपके सामने नया वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हफ्ते का आज ये पहला दिन है, मंडे है और बड़ी अच्छी खासी आपको पता है एक्टिविटीज़ जो हैं ये पिछले कई हफ्तों से चल रही हैं। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा नहीं थी उससे पहले भी बहुत सारा यहाँ पे एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट्स हो रही थी, गिरा दी गई, फिर भी बहुत सारे उसके एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट्स हैं। रोज़ की बुनियादों पर कोई ना कोई बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो इंटरेस्टिंग है। बात चीज़ें होती, करैक्टर्स होते हैं, वो एक उस मखसूस टाइम पे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो फिर अचानक कभी 6, 7, 8 साल बाद आते हैं, एक छोटी सी अपीयरेंस देते हैं और उसके बाद अच्छा खासा रोला पड़ जाता है। मेरी मुराद जो है ये साबिक DGIS थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, आपको याद होगा 2013-14 के बाद उनका बड़ा नाम आप लोगों ने सुना होगा। और उस वक्त कहा जाता था कि इमरान खान साहब का जो धरना था उसके पीछे, धरने के पीछे जो ये रोल था सबसे बड़ा एक्टिव थे वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, उस वक्त के DGIS थे। बल्कि एक दरमियान में ख़बर भी आई थी कि उन्होंने शायद मलिक रियाज़ को भेजा था नवाज़ शरीफ साहब के पास, उस वज़ीर आज़म थे, कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और मलिक रियाज़ जो है वो जाकर मिले थे उनसे, नवाज़ शरीफ साहब से, और उनसे उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा था। खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी, थोड़ा सा मैं उसकी तफसील में भी आऊँगा कि वो क्या स्टोरी थी, मलिक रियाज़ से मेरी बात हुई थी, वो क्या कहते थे, तो इस तरह की चीज़ें जो थी। तो मेन जो चीज़ है, ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं, अब उन्होंने कल अपने गाँव में कहें, इलाके में कहें, वहाँ पे जलसा हुआ PTI का, वहाँ पे आपको बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उस हवाले से वो कंपेनिंग वगैरह हो रही थी, तो तमाम बिरादरियों को वहाँ पे इकट्ठ हुआ था। अच्छी खासी उसमें गैदरिंग थी। वीडियो जो है अभी आप इसके साथ उसमें देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी, स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो वहाँ पे खिताब करते हुए वो आपको नज़र आएंगे। और उन्होंने बड़ा, ये मेरा ख्याल है उसके बाद आप कह सकते हैं 2014-15 के बाद पहली दफ़ा 8 साल बाद वो जो सामने आए हैं, मंजर आम पर आए हैं। और उनके हवाले से जितनी अब तक खबरें आती थी, स्टोरीज आती थी, तो चुप ही रहे थे, कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो बड़ी अच्छी खासा कंट्रोवर्सी, उस पर कंट्रोवर्सी रही है इनकी। और उन जनरल ये जो यहाँ पे आसिफ नवाज़ ये थे जंजुआ साहब थे, आर्मी चीफ थे, उनके भाई जो है उनका नाम है शुजा नवाज़, उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें भी उन्होंने कुछ आके इंकशाफात किए थे। उस वक्त के अमेरिकन सफ़ीर को उन्होंने कोट किया है कि अमेरिकन को इतला मिली थी कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है ये मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, और अपने जो कोर कमांडर्स हैं, अपने यार दोस्त हैं, उनको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ कू करके हम टेक ओवर कर लें और एक अपनी हुकूमत बना ली जाए। जैसे पाकिस्तान में कितनी देर लगती है आपको पता है, एक ट्रक भेजें और कू कर लें, ऐसे जो पहले होती थी। लेकिन उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल ये रहील थे, वो इस पर राज़ी नहीं थे, जिसकी वजह से मार्शल लॉ नहीं लग सका था। अदरवाइज़ जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है वो बड़ा इस काम के लिए एक्टिव थे और वो चाहते थे कि मार्शल लॉ लगाया जाए, और अगर मार्शल लॉ नहीं लगता तो कम अज़ कम वो नवाज़ शरीफ साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाए। अब वो अपने इलाके में उन्होंने आके उन्होंने PTI के हक़ में उन्होंने तकरीर की, अगरचे मैंने सुनी है, उन्होंने कहा कि 8-1 मिनट की तकरीर, 7-8 मिनट की, तो उसमें कहा जी मैं आप पॉलिटिकल हूँ, मतलब मेरा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। पहले उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया कि पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन फिर सारी तकरीर जो है वो सियासी तकरीर है। उसमें उन्होंने जो उनके इमरान खान साहब के ये PTI के कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में कहा कि आपको लीडरशिप का फैसला है वो मानना चाहिए, लीडरशिप को थर्ड ऑप्शन, एक बड़ा उनका मज़े का फ़िक्रा था उसमें कि उन्होंने कहा कि हमने थर्ड ऑप्शन को अलाउ किया। मतलब ये था कि एज ए उसके DGIS के तौर पर मैंने अलाउ किया, या हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने ये अलाउ किया कि जरदारी और नवाज़ शरीफ के अलावा भी कोई थर्ड फोर्स होनी चाहिए। लिहाजा उनका कहने का मकसद ये था कि हमने इमरान खान साहब को प्रमोट किया और सामने लेकर आए। ये मुझे तो ये मतलब उनका सामने उनका नज़र है। प्लस उन्होंने कहा जनाब कि आप ये ना देखें उम्मीदवार कैसे हैं, मतलब उनका ये था, उन्होंने तो नहीं कहा शराबी है, कबाबी है, कोई कब्ज़ा ग्रुप है, कोई माल बनाता है, लोगों को कत्ल करता है, ब्लैकमेल करता है। अब उन्होंने मतलब उनका ये था कि उसको ना देखें, आप उम्मीदवार को ना देखें, उम्मीदवार का क्या करैक्टर है वो ना देखें, ये देखें कि वो आगे उसको जिसने टिकट दिया है वो कैसा आदमी। मतलब है कि इमरान खान साहब ठीक आदमी, मतलब उन्होंने टिकट दे दिया ना, किसी को चोर डाकू उसे नीले पीले को दे दो, आप उसको वोट दें। उनका मतलब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने खुद साफ ज़रा बात नहीं की, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि उम्मीदवार को ना देखें, कि उम्मीदवार कैसे, पार्टी हेड को देखें। इसमें बड़ी उसमें 2-4 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब के ठीक है 2 साल की आप पे होती है, 2 साल बाद आप आते हैं और इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, कौन सी इसमें हर्ज आ जाती है, उसके बाद फ़ौज हो या आपकी सिविलियन साइड हो, ठीक है बात। लेकिन बाज़ ओहदे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मुझसे पूछें, कोई आर्मी चीफ होगा, DGIS का, 2 बड़ी पोजीशंस हैं ये फ़ौज में। जब इनसे रिलेटेड कभी भी कोई पॉलिटिक्स पे बात होगी, चाहे रिटायरमेंट के बाद हो, चाहे सर्विस के दरमियान हो, ये बड़ी खबरें बनती हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस होती हैं, इम्पैक्ट होते हैं, कंसिक्वेंसेज होते हैं, रिपरकशंस होती हैं, सब के लिए होते हैं। और उससे पाकिस्तान का इमेज जो है पूरी दुनिया में यही जाता है कि यहाँ पर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट, हमारी एजेंसी जो है ना वो कंट्रोल करती हैं। और कल जब इन पर बाकायदा वो सियासतदान अटैक करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं, फिर कहते हैं इदारे जो है ना
वो ख़तरे में है, इदारों का प्रेस्टीज ख़तरे में है और हमारा जो इदारा है उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। लेकिन कंट्रोवर्सी असल में शुरू यहीं से होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब रिटायरमेंट के बाद चलो फ़ौज में रहते हुए या उसमें एजेंसी में रहते हुए तो जो भी आप पीछे आगे पीछे काम कर रहे हो तो वो अपनी जगह पर, लेकिन जब आप आके उनको ओनरशिप देते हैं और उन्हीं बातों को आप आके कन्फर्म करते हैं जो इल्ज़ामात उन दिनों में लग रहे होते हैं, तो फिर इदारे वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो बाद में कहा जाता है कि इनको मत करें, लेकिन बेसिस इन्हीं बयानात और इन्हीं तकरीरों में होती है। खैर, इमरान खान साहब का मैं देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग इनका एक वो है, मतलब पाकिस्तान का सियासी करैक्टर है। 4 वहाँ पे DGISI जो हैं, 4 DGISI, ये बेहद मेरा ख्याल सियासतदान है जिनको 4 DGs ने उनको प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया और सियासत में लाया और उनको इक़्तिदार में लाने की उन्होंने पूरी कोशिश की और आखिर वो लेकर आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है। मैं आपके साथ चारों का नाम मैं शेयर करता हूँ। शायद उसकी वजह ये हो कि वो चारों जो हों वो नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहब और जरदारी साहब के एक्ट्स ऑफ अमिशन, कमीशन, लूट मार, दीगर चीज़ों से हो सकता है तंग आए हों। जैसे आज उन्होंने कहा है जनाब ज़हीरुल इस्लाम ने कि जनाब कि हमें थर्ड फोर्स चाहिए थी, कि 2 के दरमियान बारे ले रहे हैं, बांट रहे हैं, माल बना रहे हैं, जनीवा दुनिया जहाँ के बैंकों में मतलब दौलत कम पड़ गया, वहाँ अकाउंट कम पड़ गया, इतना पैसा बना लिया इन्होंने, जदादें बना ली, पैसा बना लिया, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। सो को थर्ड ऑप्शन लेकर और उस वक्त इमरान खान क्योंकि हीरो थे, जनरल ज़िया भी उनके बहुत बड़े एडमायर थे, आपको पता है, वो उनको क्रिकेट के लिए वो भी वापस लेकर आए थे जब उन्होंने रिटायरमेंट की थी। सो हर फौजी जनरल जो आया है ना वो इमरान खान साहब का बहुत बड़ा एडमायर है। इवन जनरल बाजवा साहब, इनका भी कहा जाता है क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे और इमरान खान साहब को लाने में मेन रीज़न इनकी ये थी कि उनके क्रिकेटिंग डेज का हीरो थे। सो हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, जनरल्स हूँ, आर्मी चीफ हूँ, जैसे मैंने बताया आपको ज़िया उल हक साहब हूँ, जनरल उसके बाद ये बाजवा हूँ, ये उनके क्रिकेटिंग की वजह से बड़े उनसे मुतासिर थे। उसके बाद जो चारों में भी आपको बताने वाला हूँ वो हो सकते हैं वो भी क्रिकेटिंग इनके वो हूँ, इनके फ़ैन हूँ और वो चाहते हूँ कि बड़े ईमानदार आदमी है, बड़ा अच्छा बंदा है, पाकिस्तानी कौम पे इम्पैक्ट है, सोशल वेलफेयर के काम है, लिहाजा इन्हीं को लेकर आते हैं, पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदलते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा जनरल ज़िया इनके वो थे एडमायर। उसके बाद जो बड़े थे जो इनको इस तरफ लेकर आए सियासत की तरफ, जिन्होंने राह दिखाई, वो जनरल हमीद गुल थे। और हमीद गुल साहब के बारे में कहा जाता है ये उन्हीं के बिल्कुल लगाए हुए पौधा है, वही इनको कैल करते थे, कन्विंस करते थे कि आए जी। इनके दोनों की बहुत सारी बातें भी मिलती थी, मतलब उस इस्लाम के हवाले से थी, अफगानिस्तान के हवाले से, दुनिया में मुसलमान रूल करेंगे, उन सिक्योरिटी विजन और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका थी। और इमरान खान साहब अक्सर जो हमीद गुल साहब के पास पाए जाते थे और वो भी इनको बड़ा प्रमोट करते थे। तो लेकिन उनकी वजह ये थी हमीद गुल साहब की नाराज़गी की, जो मुझे समझ आती है कि नवाज शरीफ साहब ने उनको असलम बेग के बाद आर्मी चीफ नहीं बनाया था, उन्होंने आसिम नवाज जंजो को बनाया था। ये समझते थे कि हमने पूरी IGI बनाई, इलेक्शन करवाया, बेनज़ीर भुट्टो को इलेक्शन हारी, 1990 वाला ISI ने पैसे तकसीम किए, वो जो आपको पता है सारी स्टोरी का। तो मुझे मौका देने के बजाय इन्होंने आसिम नवाज जंजो को दिया। सो वो उनकी नाराज़गी समझ में आती, लिहाजा उन्होंने इमरान खान साहब को उनके मुखालिफ थे तो उनके सामने लेकर आए, वो चले। वो बाद में जब जनाब मुशर्रफ साहब आए तो जनाब मुशर्रफ की और उनके हमीद गुल साहब के तल्लुकात ख़राब हुए तो इमरान खान साहब उस मुशर्रफ साहब के साथ मिल गए। इनको लगा कि इनके ज़रिए मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। मुशर्रफ साहब ने भी इनको कहानी डाल दी और अपने उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल उनका रेफरेंडम था उसमें वोट भी डलवाए। इमरान खान साहब सबसे बड़े हामी थे उनको उस वक्त मुशर्रफ साहब के। चलें, ये हमीद गुल साहब का पीरियड गुजर गया। उसके बाद जो बड़ा ब्रेक थ्रू इनको मिला वो जनाब शुजा पाशा के दौर में मिला, जब वो यहाँ पे उस वक्त वो DGISI थे, पीपल्स पार्टी दौर थे, गिलानी साहब और जरदारी साहब का दौर था। 2 दफ़ा इन्होंने एक्सटेंशन भी दी। एक्सटेंशन वो पाशा साहब उससे जरदारी साहब और गिलानी साहब से ले रहे थे, लेकिन वो पार्टी जो बनवा रहे थे, खड़ी कर रहे थे, वो इमरान खान साहब की कर रहे थे और उस वक्त की मुलाकातें भी करवा रहे थे। बल्कि चौधरी परवेज़ अली साहब जो हैं उन्होंने तो बड़ा इन पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है अपने उस पर एक TV इंटरव्यू में कि हमारी पार्टी के क्यू लीग के जितने भी बड़े बड़े बंदे थे, जिन्हें शुजा पाशा जो हैं वो तोड़ के सारे वो इमरान खान साहब की नई पार्टी, नई तो नहीं थी, जितना भी टाइम हुआ था उसमें शामिल करवा रहे थे, रिकॉर्ड पे हैं। सो वो जनरल शुजा पाशा साहब हैं, वो बहुत बड़े इमरान खान साहब के हामी थे कि खान साहब जो है इनको प्रमोट किया जाए, इनको पावर में लिया जाए। जो तीसरा उसके बाद हमें उनका उसके बाद ये नज़र आता है वो थे, बल्कि उसमें चौथे के जनरल हमीद गुल साहब हो गए, ज़हीरुल इस्लाम साहब हो गए और फिर शुजा पाशा साहब को बता देगा। फिर चौथा जो अभी रिसेंटली हमने देखा वो जनरल फैज़ थे। ये चौथे मैं DGISI की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी इसी तरीके जब डिप्टी वो DGISI बने, यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो आर्मी चीफ वो DGISI थे जनरल आसिम मुनीर जो हैं, और बड़ी उनकी तारीफ सुनी, बड़े प्रोफेशनल सोल्जर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, वेरी ऑनेस्ट मैन, हाफिज़ कुरान है। और आपको तो ऐसे हमें प्रोफेशनल लोग, हमें काबिल लोग, ईमानदार लोग कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं जो डल्टी वर्क ना करें। वो भी इमरान खान साहब को डल्टी वर्क करने को तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने 2-4 दफ़ा इनको खबरदार किया था कि जनाब कि आपकी फैमिली रिलेटेड मलिक रियाज एंड कंपनी वही अंगूठियाँ, तो वही वो उसको 3 कैरेट तो वो 4-5 कैरेट वाली कहानियाँ जो आप सुन रहे हैं, ये उस वक्त उन्होंने जाकर वार्न किया था कि सर कल को आपके लिए एम्बेरसमेंट होगी। और वही कुछ हुआ है। तो खान साहब को ऐसे लोग कहाँ पसंद आने थे, किसी भी बादशाह को नहीं पसंद आते कि उनका DGISI जाके बताए कि आपकी फैमिली में इस तरह की स्टोरीज आना शुरू हो गई, अब ज़रा आप
ख्याल करें। तो आसिम मुनीर साहब जैसा बंदा जो है, ये भी बड़ी अजीब बात है, आज तक किसी पाकिस्तानी जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर रहे हैं, हमारे जर्नल आए हैं जो वहाँ तक ककूल से आके काबिल तरीन लोग होते हैं, वो आर्मी चीफ नहीं बने, उनको कभी आर्मी चीफ नहीं बनाया, जो मुझे थोड़ा सा पता है। सो आसिम मुनीर साहब की भी ये इस तरह की कोई नहीं निकली, उनके भी चांसेस अब देखें, इस साल मेरा ख्याल शायद वो पहले रिटायर हो जाए। एनीवे, तो कमिंग टू द पॉइंट, फिर उन्होंने जनरल फैज़ साहब ने इमरान खान साहब को उन्होंने अपनी उसमें ले लिया, हसार में ले लिया, या खान साहब ने उनको हसार में ले लिया, और फिर उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि जनरल फैज़ उनको कितने पसंद है और वो कैसे वो चाहते थे, जो बाद में उन्होंने खुद कहा कि मेरे पे इल्ज़ाम लगता है मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता, तो मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था। वो कहते हैं ये अगरचे बात और है कि पूरे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता था कि अगर खान साहब नवंबर तक वज़ीर आज़म रहे, आई विश, मेरी तो ख्वाहिश है रहते, तो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना था। नहीं पता था तो इमरान खान साहब को नहीं पता था, बाकी पूरे मुल्क को पता था कि उन्होंने जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना है। सो जनरल फैज़ ने भी इनको प्रोटेक्ट किया, इनको पार्टी उन्होंने खड़ी की, इलेक्शन हुए, हुकूमत बनवाई, सेनेट इलेक्शन, सेनेट चेयरमैन, उनको तमाम चीज़ें उन्होंने मैनेज करके दी, अपोजिशन मैनेज करके दी, मीडिया मैनेज करके दिया, अदालतें, नैब, सब कुछ हुआ। सो इमरान खान साहब के लिए बेस्ट डेज वही थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल फैज़ DGISI थे। सो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके हक में गई। अब ये क्या वजह है कि सारे DG जो आते हैं वो इमरान खान साहब के एडमायर निकले हैं, लेकिन वो उनके गिलानी साहब हूँ, राजा परवेज़ अशरफ हूँ, शायद खैखन अब्बासी हूँ, नवाज शरीफ हूँ, शहबाज शरीफ, इनके नहीं निकले। शायद जब इनसे इंटरेक्शन करते रहे माजी में ये सारे DGs, तो उन्हें एहसास हुआ होगा कि ये तो बिलो एवरेज लोग हैं, इनसे मुल्क नहीं चलता, ये तो इस काबिल नहीं है, या उनकी करप्शन की कहानियों को उन्हें पता होगा कि ये सही को सारी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, शायद इस वजह से वो रिस्पेक्ट लूज़ कर गए हो इन लोगों के लिए कि इस काबिल नहीं है मुल्क को चलाएं। उन्हें इमरान खान साहब डिस्टेंस पे थे, अभी पावर में नहीं आए थे, सो उन्हें फील होता होगा कि शायद इमरान खान साहब आ जाएँ तो चीज़ें जो है ना ठीक हो सकती हैं। तो ये अलहदा चीज़ है कि जब इमरान खान साहब आए हैं तो फिर उसके बाद जो मौजूदा फौजी क़यादत है वो उसी तरीके से शायद उनसे डिसअपॉइंट हुई है, जैसे जनरल बाजवा साहब हैं या दीगर उस वक्त की भी फौजी कमांड थी, कि दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। जैसे उन DGs को लगता था कि नवाज शरीफ हो गए, गिलानी साहब हो गए, राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो बाकी वज़ीर आज़म जो हैं ये बिल्कुल उस तरह के नहीं है इस लेवल के कि मुल्क को चलाए। तो ऐसे इस क़यादत को भी शायद फील हुआ है कि इमरान खान साहब में भी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर कैपेसिटी किस में है? तो फिर वही बात हो सकती है, कैपेसिटी सिर्फ हमारे वो कह सकते हैं हमारे इन्हीं फौजी भाइयों में है कि जो समझते हैं कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है, किसको नहीं बनाना, किसको हटाना है, किसको नहीं लाना। बहरहाल इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े लकी रहे हैं कि जिन्हें ज़हीर इस्लाम की इस वक्त की सपोर्ट जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, नरेशन को, नरेटिव को स्ट्रेंथन करेगी, और बहुत बड़ी तादाद में फौजी हमारे भाई जो रिटायर्ड बड़े बड़े टॉप गन्स हैं, कोई मामूली भी नहीं है, जो बड़ी बड़ी उस पोजीशंस पे रहे हैं, वो इस वक्त खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। सो हमारी स्टैब्लिशमेंट के लिए भी, फौजी स्टैब्लिशमेंट के लिए भी यकीनन एक थोड़ी सी मेरा ख्याल है एक काज ऑफ वरी होगी कि इतनी बड़ी तादाद में सीनियर अफसरान जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं वो इमरान खान साहब के मदाह निकले, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब के उम्मीदवार या पार्टी जो है ना उसको इलेक्शन जीतना चाहिए। बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। अब देखते हैं कि उसके बाद ज़हीर इस्लाम साहब जो है अगला MNA के इलेक्शन के लिए टिकट अप्लाई करते हैं, इमरान खान साहब की नहीं करते। और वैसे कोई इसमें, जैसे मैंने कहा पहले भी हर पार्टी में फौजी जनरल मौजूद हैं रिटायर्ड जो हैं, उसमें तफसील में नहीं जाता। सलाउद्दीन तिरमिज़ी साहब थे कोर कमांडर थे, फिर उसके बाद हमने उसके बाद जनरल कयूम साहब को देखा, वो सेनेटर थे, फिर हम लोग द पीपल्स पार्टी में देखा, उसमें आपको याद हो तो तोक़ीर ज़िया साहब थे, वो शामिल हो गए थे। सो हमारे बहुत सारे फौजी भाई जो हैं वो आके पॉलिटिकल पार्टीज़ में शामिल हुए हैं, लेकिन DGISI जब आर्मी चीफ आएंगे वो वगैरह डिफरेंट स्टोरी होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इससे फिर किसी वक्त तफसील से मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।